गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान। कक्षा 12 में जीव विज्ञान का अध्याय 6 यानी कि चैप्टर 6 अध्याय 6 में जिसका शीर्षक है वंशागति का आणविक सिद्धांत, या कह लीजिए इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है आनुवांशिक पदार्थ की खोज और डीएनए, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज और डीएनए। कई बार हमारे स्टूडेंट हमको ये कह रहे हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ही है और आपके ही हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हरियाणा में या राजस्थान में या बिहार में कुछ थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दिया जाता है, थोड़ी सी चीजें बदल दी जाती हैं, तब आप लोगों को समस्या आने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी जगह जहां पर एनसीईआरटी बेस्ड शिक्षा है, जहां पर सीबीएसई पैटर्न पर सीबीएसई के माध्यम से कक्षाएं चल रही हैं या एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, उन्हीं के लिए हम ये अपना चैनल बनाया है और आप लोगों के लाभ के लिए ही इसको बना रहे हैं। तो थोड़ी बहुत यदि आपको समस्या अध्याय के टॉपिक में आती है तो उसको ज्यादा बड़ी मत करिए, क्योंकि उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसकी स्थितियां समझ लीजिए, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने अध्याय 5 पढ़ लिए हैं। पांचों अध्याय में हमने जीवन की स्थितियों के बारे में पढ़ा, आनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ा। लेकिन ये आनुवांशिक चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं तो ये कैसे जाती हैं, इनकी संरचना क्या होती है और किस संरचना के माध्यम से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं, आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। यानी कि वंशागति का आणविक आधार या आनुवांशिक पदार्थ की खोज, यानी कि वो कौन सा पदार्थ है जिसके माध्यम से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं या ये लक्षण अमर हो जाते हैं। जबकि जीव अमर नहीं है, जीव तो मरते रहते हैं, लेकिन संतान के प्रजनन के माध्यम से, नई संतान के उत्पत्ति के माध्यम से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित होते रहते हैं और इन स्थानांतरित होते लक्षणों की स्थिति जानने के लिए ही इस अध्याय को चुना गया है। इस अध्याय में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन सा पदार्थ है, वो कौन सी चीज है जिसके माध्यम से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। पिछले अध्यायों में जहां हम मेंडल को पढ़ रहे थे, अन्य लोगों को पढ़ रहे थे, वहां हमने ये तो जाना कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन वो कैसे पहुंचते हैं, किन चीजों के माध्यम से पहुंचते हैं, यहां तक आते आते ये निश्चित हो गया कि गुणसूत्र के माध्यम से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। लेकिन गुणसूत्र में भी दो संरचनाएं पाई गई। गुणसूत्र में भी जो संरचना थी उस संरचना के आधार पर देखा गया। गुणसूत्र आप देख लीजिएगा, इस चित्र के माध्यम से समझ लीजिएगा कि गुणसूत्र एक धागे के समान संरचना होती है। जब इसको हम खोल के देखते हैं तो एक धागे के समान संरचना हमें दिखाई देती है और इस चित्र में इसका पूरा विस्तार दिया गया है। इसको हम बाद में समझाएंगे, लेकिन यहां आप समझ लीजिए कि इस गुणसूत्र में दो चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा डीएनए। इस बारे में कई बार विवाद होता रहा। डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल, क्या न्यूक्लिक अम्ल,
डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें विवाद रहा। पहले लोग ये मानते रहे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण जो पहुंचते हैं वो प्रोटीन के माध्यम से पहुंचते हैं, लेकिन इसके पश्चात जब इस पर विचार किया गया, खोज की गई और बहुत सारे प्रयोग किए गए, उन प्रयोगों के पश्चात पता चला कि शर्करा नहीं, प्रोटीन नहीं, बल्कि डीएनए के माध्यम से ही आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते हैं, या न्यूक्लिक अम्ल के माध्यम से। इसे हम जहां डीएनए बोलते हैं उसे हम न्यूक्लिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल के माध्यम से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। अब इसमें देख लीजिए, गुणसूत्र में 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पहले समझ लीजिए 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 H2A, नंबर 2 H2B, नंबर 3 H3 और नंबर 4 H4 नाम से इन हिस्टोन प्रोटीन को जाना जाता है। इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप किया, न्यूक्लिक अम्ल रैप किया जाता है, डीएनए रैप होता है इस पर। और इसी रैप के माध्यम से जो आप चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सीधे चलते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज स्वीडन के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है फ्रेडरिच मिसर। क्या नाम है? फ्रेडरिच मिसर ने पस कोशिकाओं में, ये कहां के रहने वाले हैं याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज स्वीडन के वैज्ञानिक, कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्रेडरिच मिसर किस देश के वैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इनका नाम था फ्रेडरिच मिसर। तो फ्रेडरिच मिसर ने क्या किया, पस कोशिकाओं में ये जब अध्ययन कर रहे थे, तो पस कोशिकाओं का जब ये अध्ययन कर रहे थे, तो पस कोशिकाओं के न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में इन्हें कुछ मिला, केंद्रक में इन्हें कुछ मिला, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, इसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन दिया। क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जा रहा था, इसलिए इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, न्यूक्लिन, जिसे हम बाद में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में जानने लगे। अब देखते हैं, बहुत सारी प्रगति इस दौरान हुई बीच में, लेकिन उसको नहीं जानते हैं। सीधा हम लोग चलते हैं कि इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल किसने दिया। तो फ्रेडरिच मिसर के पश्चात अल्टमान ने जब इसकी प्रकृति देखी, जब इसकी प्रकृति इन्होंने देखी कि इसकी प्रकृति अम्लीय है, तो अम्लीय प्रकृति के कारण इसका नाम इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। तो यहां पर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की फ्रेडरिच मिसर ने, जबकि न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया, अल्टमान ने इसका नाम दिया। अल्टमान ने इनका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाद में जब देखा गया तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के देखने को मिले। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के देखने को मिले। वो कौन कौन से अम्ल हैं? नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बताना पड़ेगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बता देते हैं। इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए को क्या कहते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरा है आरएनए, जिसको क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल हैं ये दो प्रकार के हो गए। नंबर एक डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब देख लेते हैं कि सजीवों में या जीवों में कौन सा पदार्थ लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब ये रिसर्च की गई, ये खोज की गई, तो इसमें पाया गया कि लगभग सभी जीवों में, यहां शब्दों पर बहुत ध्यान रखिएगा, हम पूरे नहीं कह रहे हैं, लगभग कह रहे हैं, लगभग सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है डीएनए। यानी कि सभी में नहीं कह रहे हैं, अधिकांश में, लगभग सभी में। तो इसका मतलब कुछ ऐसे सजीव हैं जो छूट जाते हैं जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है। तो यहां वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो कौन से पदार्थ हैं या वो कौन से सजीव हैं जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है। तो इसमें सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि कुछ विषाणु, अधिकतर सजीवों में तो डीएनए ही कार्य करता है, लेकिन कुछ विषाणु ऐसे भी हैं जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है। वो कौन कौन से डीएनए हैं? नंबर एक टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस। दूसरा है एचआईवी, एचआईवी आप सारे लोग जानते हैं, बड़ा फेमस वायरस है। तीसरा है इन्फ्लुएंजा। इन तीनों में या इन जैसे कई और वायरस हैं जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, डीएनए नहीं करता है। तो कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में आनुवांशिक लक्षण को ले जाने का कार्य डीएनए करता है, लेकिन इन वायरसों में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अब यहां पर सीधे चलते हैं कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसे किस प्रकार से सिद्ध किया गया। इसे बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया होगा। और कैसे इसको सिद्ध किया गया, कैसे माना गया कि डीएनए ही वो आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता रहा है। पुराने समय में इसमें विभेद था, इसमें लोग नहीं जान रहे थे। उन स्थितियों में इसको हम लोग देख लेते हैं कि सन 1902 में क्या किया गया। सन 1902 में सटन तथा बॉवेरी ने बताया कि आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रही हैं, स्थानांतरित हो रही हैं। लेकिन स्थानांतरित तो हो रही हैं, लेकिन ये स्थानांतरित कर कौन रहा है? इसके लिए सबसे पहले डीएनए के पक्ष में जो प्रयोग है उसको हम देख लेते हैं कि वो प्रयोग था ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ ने रूपांतरण प्रयोग किया। रूपांतरण प्रयोग क्या है और ग्रिफिथ क्या समझाना चाह रहे थे और किस आधार पर इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डीएनए के पक्ष में सबसे पहले जो आवाज उठाई वो ग्रिफिथ ने उठाई थी। और ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने कुछ स्तनधारियों में, यानी कि कुछ ऐसे स्तनधारी जिनमें निमोनिया रोग पाया जाता है, जिनमें क्या होता है, निमोनिया रोग पाया जाता है। तो निमोनिया रोग आप जानते हैं जीवाणु से उत्पन्न होता है। कौन से जीवाणु से उत्पन्न होता है? न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से ये रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के उत्पन्न होने वाले
इस रोग को उत्पन्न करने वाले उस जीवाणु का अध्ययन ग्रिफिथ ने किया। और इसके अध्ययन में ग्रिफिथ को क्या प्राप्त हुआ वो देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें इस जीवाणु के दो विभेद, कौन से दो विभेद प्राप्त हुए ग्रिफिथ को, और वो दो विभेद कौन कौन से थे उनको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले विभेद को उन्होंने कहा उग्र विभेद। क्या कहा? उग्र विभेद, या इसी को उन्होंने कहा था एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो था वो क्या था? इसकी स्पेशलिटी थी कि एस स्ट्रेन जो था उसकी भित्ति चिकनी थी। क्या था? इसकी भित्ति चिकनी थी, और ये जो चिकनी भित्ति वाला था इसीलिए इसे एस स्ट्रेन नाम से जाना गया, यानी कि स्मूथ बॉल्ड के नाम से इसको बताया गया। इसकी विशेषता थी कि इसकी भित्ति जो थी वो चिकनी थी, और इसका जो बाहरी आवरण बना हुआ था ये पॉलीसैकेराइड का बना हुआ था। यहां अब हम आपको केमिस्ट्री नहीं समझाएंगे कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड केमिस्ट्री में जाके समझ लीजिएगा, लेकिन यहां केवल आपको समझना है कि इसकी जो भित्ति थी वो पॉलीसैकेराइड की बनी हुई थी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या थी? चूंकि ये स्मूथ बॉल्ड का था इसीलिए इसका नाम दिया गया एस स्ट्रेन। और एस स्ट्रेन जब नाम दिया गया तो इसकी एक विशेषता और है कि एस स्ट्रेन जो है वो निमोनिया को उत्पन्न करने में सक्षम है। निमोनिया को उत्पन्न करने में ये सक्षम है। दूसरा जो विभेद था उसको इन्होंने कहा अनुग्र विभेद, यानी कि दूसरा इसका नाम दिया इन्होंने आर स्ट्रेन। यानी कि अनुग्र विभेद में दो विभेद पाए गए थे, उग्र विभेद और दूसरा अनुग्र विभेद। तो अनुग्र विभेद में इसको कहा गया इन्होंने आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का अर्थ क्या है? इसकी जो भित्ति थी वो खुरदुरी थी, खुरदुरी भित्ति होने के कारण इसको क्या कहा गया? रफ वर्ल्ड, यानी कि इसकी जो भित्ति थी वो खुरदुरी थी, इसलिए इसका जो नाम दिया गया उसको कहा गया आर स्ट्रेन। अब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन याद रखिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें आगे चलेंगी आपको। और इसकी जो आवरण है वो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ नहीं था, पॉलीसैकेराइड का बना हुआ इसका आवरण नहीं था। और तीसरी चीज इसमें थी कि यह निमोनिया उत्पन्न करने की क्षमता इसमें नहीं थी। ठीक है, निमोनिया उत्पन्न करने की क्षमता इसमें नहीं थी। क्योंकि हम लोग प्रयोग देख रहे हैं कि किस माध्यम से है, तो प्रयोग को आपको एक एक करके समझाना पड़ेगा। पहले जब उन्होंने इस निमोनिया के जीवाणु को देखा तो इसमें दो विभेद देख लिए उन्होंने कि एक विभेद ऐसा है जिसे एस स्ट्रेन कहा जा रहा है जो निमोनिया के रोग को उत्पन्न कर सकता है, और दूसरा जिसको आर स्ट्रेन कहा जा रहा है वो निमोनिया के रोग को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। इसको देखने के पश्चात फिर इन्होंने इसकी जो प्रयोग था वो चूहे के ऊपर इन्होंने उसका प्रयोग किया। अब जब चूहे के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया तो सबसे पहले इन्होंने एस स्ट्रेन जो जीवाणु है उसको इंजेक्ट कराया चूहे में। जब चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा थोड़ी देर बाद उसमें निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हुए और चूहा मर गया। पहला प्रयोग इन्होंने किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट कराया। इंजेक्ट होने के पश्चात कुछ ही समय के पश्चात उसमें निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हुए और लक्षण उत्पन्न होने के पश्चात चूहा मर गया। फिर इन्होंने दूसरा प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग क्या किया? इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, और चूहे के अंदर जब इंजेक्ट किया तब क्या हुआ? चूहा नहीं मरा। यानी कि वो विशेषताएं जो उन्होंने बताई वो सही थी
कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया उत्पन्न, आर स्ट्रेन जो है वो निमोनिया उत्पन्न नहीं कर पा रहा था। अब इन्होंने तीसरा प्रयोग किया। तीसरा प्रयोग इनका क्या था? इन्होंने 60 डिग्री सेल्सियस पर उस एस स्ट्रेन को गर्म किया, जिससे क्या हुआ? एस स्ट्रेन मर गया। एस स्ट्रेन जीवाणु क्या हुआ? मर गया। और उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जीवाणु को उसमें इंजेक्ट कर दिया। जब इंजेक्ट किया गया तब भी क्या होता है? चूहा मरता नहीं है। चूहा नहीं मरता है। अब 3 प्रयोग ये कर चुके थे, लेकिन अभी भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तब इन्होंने एक चौथा प्रयोग किया कि उस हीट किल्ड को क्या किया? इन्होंने आर स्ट्रेन के साथ मिलाकर जब इंजेक्ट कराया, आर स्ट्रेन के साथ जब इन्होंने इंजेक्ट कराया चूहे में, तब चूहा कुछ समय पश्चात मर गया। चूहा कुछ समय पश्चात मर गया। अब इन सारे प्रयोगों से इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा, ग्रिफिथ ने कहा कि इन प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि कोई ना कोई पदार्थ ऐसा है जो एस स्ट्रेन से हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चला गया और आर स्ट्रेन की कुछ कोशिकाओं को रूपांतरित कर दिया एस स्ट्रेन में। यानी कि आर स्ट्रेन में एस हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो जीवाणु गया है, उस जीवाणु ने आर स्ट्रेन की कुछ कोशिकाओं को परिवर्तित कर दिया। इसी को उन्होंने क्या कहा? इसी को उन्होंने रूपांतरित सिद्धांत कहा, रूपांतरण प्रयोग कहा। यानी कि जब वो चीज परिवर्तित हो गई एस स्ट्रेन में, तब वो चूहा मर गया। यानी कि आर स्ट्रेन की कुछ कोशिकाओं को परिवर्तित कर दिया उस हीट किल्ड ने। अब जब हीट किल्ड ने, तब यहां आकर ग्रिफिथ ने यह तो बता दिया कि कुछ एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया और आर स्ट्रेन की कुछ कोशिकाओं को परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया। इस रूपांतरण और परिवर्तन के माध्यम से वो चूहा मर रहा है, उस पर निमोनिया का इफेक्ट हो रहा है। लेकिन वो ये समझाने में सफल नहीं रहे कि वो कौन सा पदार्थ है, वो कौन सी चीज है जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इन्हीं के प्रयोगों को लेकर बाद में 3 वैज्ञानिकों ने, जिनको कहते हैं एवेनी, मैकलॉयड और मैकटी ने, ये 3 जो वैज्ञानिक हैं, इन 3 वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ के ही प्रयोग का अध्ययन किया और इन प्रयोग के अध्ययन के पश्चात उन्होंने ये पाया कि इसमें एक पदार्थ ऐसा है जो पदार्थ आगे ले जा रहा है, जिसको डीएनए कहा उन्होंने। और यही डीएनए जाकर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सिद्ध हुआ। तो इन 3 वैज्ञानिकों का अध्ययन हम आपको अगले उसमें बताएंगे। होता क्या है, कई बार वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इस लंबे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होने लग जाती है। जब बहुत सारी चीजें हम लोग एक साथ बता देते हैं, तब आपको दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं वीडियो को अब छोटा रखने का प्रयास करते हैं। इस छोटे वीडियो के माध्यम से क्रमशः आप धीमे धीमे चीजें सीखते चले जाएंगे। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने उस प्रयोग का किस तरीके से अध्ययन किया और कैसे सिद्ध किया, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन चलिए इसमें हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन कौन के
हमने आपको जो पढ़ाया उनमें से आज कौन से क्वेश्चन बनते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आकर देने हैं। सबसे पहले, गुणसूत्र में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं या हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं, हमने अभी आपको प्रकार गिनाए थे। नंबर दूसरा कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। नंबर तीसरा, इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल किस वैज्ञानिक ने दिया। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से ही हम लोग बेहतर से बेहतर स्थितियां कर सकते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट सूचना, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का मैटर और सारी चीजें पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से हमारे पूछे गए प्रश्नों को दीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।